नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का। नोएडा में एसटीएफ ने फर्जी लोन कराने वाले एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर होम लोन और पर्सनल लोन मंजूर करवाता था। अब तक आरोपी 10 बैंकों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके हैं। एसटीएफ को छापेमारी में 126 पासबुक, चेकबुक, 170 डेबिट कार्ड और 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, साथ ही कई आईडी, मोबाइल, लैपटॉप और 3 गाड़ियां मिली हैं। गैंग दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के कई बिल्डर्स के साथ मिलकर प्रोफाइल फंडिंग करता था। एसटीएफ ने 220 बैंक खातों को फ्रीज कराने के लिए पत्राचार भी कर दिया गया है। वहीं अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां आज युधिष्ठिर राणा और अभिषेक ठाकुर का पहुंचना चर्चा का बड़ा विषय बन गया। दोनों नेता वृंदावन में परिक्रमा मार्ग के पास शराब ठेका बंद कराने के विवाद के बाद जेल भी जा चुके हैं। उनका कहना है कि ठेका परिक्रमा मार्ग पर होने से शराबी श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करते थे, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। इसी मामले में उन पर 5 लाख की फिरौती मांगने का आरोप भी लगा था। मुजफ्फरनगर पहुंचकर दोनों ने मीडिया से बातचीत की और महमूद मदनी के विवादित बयान पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि ऐसे बयान देने वालों को जेल भेजना चाहिए। जी देखिए, मैं आज मुजफ्फरनगर की पावन धरती पर आया था अपने भाइयों से मिलने के लिए, जो सेंकी शर्मा जी हैं, जो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारे सुमित भाई जी, उनसे मिलने के लिए आया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस मिट्टी पे आके, क्योंकि यहाँ की भी मिट्टी ऐसी है जो धर्म के लिए लड़ रही है, और मेरे भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे मिलकर काफी खुशी हुई आज। पूरे देश में जो ठेका जो प्रकरण वृंदावन जो ठेका प्रकरण हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था? देखिए, मैं बता देता हूँ। वो ठेका जो है सुनरक मार्ग पे आता है, जिसपे प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा निकलती है। उस यात्रा के मार्ग में जो ठेका आता है, तो उससे कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि वहां पे कुछ लोग शराब भी पीते हैं, खाली गिलास भी फेंकते हैं, तो बदतमीजी भी करते होंगे ऑफकोर्स ना। जो भी भगत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उसी में जो यात्रा निकाली थी बागेश्वर धाम जी ने, यात्रा में उन्होंने बोला था कि भाई ये जो यात्रा में आ रहे हैं, मार्ग में जो ठेके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बंद होने चाहिए। तो उसको देखते हुए हमारे भाइयों ने उस ठेके को बंद किया और उसका मुकदमा भी झेला, जेल भी। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, खतौली क्षेत्र में डीएफसी रेलवे लाइन पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस शिनाख्त कराने में जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं हादसे के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह हादसा था या लापरवाही का नतीजा। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नोएडा सेक्टर 15 के ब्लॉक ए में पहुंचे। बता दें, नितिन गडकरी सांसद महेश शर्मा के आवास पर पहुंचकर उनकी माता जी को श्रद्धांजलि दी। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं वातावरण में शोक और सम्मान दोनों की झलक दिखी। वहीं नोएडा में अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड मामला सामने आया है, जहां पूरे 12 करोड़ रुपए की ठगी की गई। सेक्टर 47 के रहने वाले इंद्रपाल चौहान साइबर ठगों के नए शिकार बने। कहानी की शुरुआत होती है एक व्हाट्सएप मैसेज से, जहां क्यारा शर्मा नाम की प्रोफाइल पीड़ित से बातचीत शुरू करती है और धीरे धीरे उन्हें लाभदायक निवेश के झांसे में ले जाती है। बता दें, पीड़ित को 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ा गया और नकली प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, फर्जी रिपोर्ट और हाई रिटर्न का झांसा देकर उन्हें यकीन दिलाया गया कि ये एक असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। शुरुआत में 50,000 का निवेश और फिर शुरुआत में ही 9 लाख रुपए का प्रॉफिट विड्रॉ करवाकर ठगों ने भरोसा पक्का कर दिया। इसके बाद 17 दिन में 9 ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 11 करोड़ 99 लाख 50,000 रुपए पीड़ित से कई अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करा लिए गए। जब ठगों ने एक्टो टेक्नोलॉजी IPO के नाम पर 17 करोड़ और मांगे, तब पीड़ित को शक हुआ और पूरा घोटाला समझ आया। तो साइबर क्राइम थाना सेक्टर 36 में FIR दर्ज कराई गई। साइबर पुलिस अब अकाउंट्स की डिटेल जुटा रही है और करोड़ों के फ्रॉड अमाउंट को फ्रीज कराने की कोशिश में लगी है। नोएडा में साइबर ठगी का ये केस अब सबसे बड़ा बन चुका है। कुछ समय से साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा एक इन्वेस्टमेंट स्कैम टाइप का फ्रॉड किया जा रहा है,
जिसमें पीड़ित से साइबर फ्रॉडस्टर्स सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि अगर वो निवेश करते हैं तो उनको बढ़िया मुनाफा मिलेगा। कांटेक्ट के पश्चात पीड़ित को एक ऐप डाउनलोड करवाई जाती है या एक लिंक शेयर करवाया जाता है, जिससे एक पोर्टल खुलता है जिसमें वो अपनी निवेश की हुई धनराशि और अपना मुनाफा देख सकते हैं। जब पीड़ित विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो उनको छोटा अमाउंट विड्रॉ करने दिया जाता है, जिससे वो कन्विंस हो जाता है कि उनका वाकई में निवेश हो रहा है और मुनाफा हो रहा है। पीड़ित को अलग अलग अकाउंट्स दिए जाते हैं जिसमें वो धनराशि डालते हैं। ये अकाउंट्स जेन्युइन नहीं होते, जबकि म्यूल अकाउंट्स होते हैं जिनमें साइबर ठगी की धनराशि जा रही होती है। वहीं देश की राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली से सभी प्रस्थान उड़ानें आज रात 12 बजे तक पूरी तरह रद्द कर दी गई है। एयरपोर्ट ऑपरेटर के मुताबिक यह बड़ा फैसला एयरलाइंस की लगातार बढ़ती ऑपरेशनल दिक्कतों की, खास क्रू कमी और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। बता दें, करीब 600 उड़ानें आज रद्द हो सकती हैं, जिससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं पूरी तरह प्रभावित होगी। एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है कि वे फ्लाइट के लिए निकलने से पहले स्टेटस जरूर चेक करें और जरूरी जानकारी के लिए सीधे एयरलाइन से संपर्क करें। पिछले 3 दिनों से इंडिगो की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गुरुवार को एयरलाइंस ने रिकॉर्ड 550 फ्लाइट्स रद्द कर दी और इसकी पंक्चुअलिटी मात्र 19.7% पर आ गई, जो इंडिगो जैसे सबसे बड़ी एयरलाइंस के लिए बेहद चिंता की बात है। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रबंधन दोनों का कहना है कि टीमें ग्राउंड पर लगातार काम कर रही है ताकि यात्रियों को जल्द राहत मिल सके। वहीं अगली खबर दिल्ली से है, जहां भारत रूस व्यापार मंच के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 देशों के रिश्तों पर बड़ा बयान दिया। पुतिन ने साफ कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल केवल ऊर्जा, तेल और गैस आपूर्ति के अनुबंधों पर चर्चा के लिए भारत नहीं आया है, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य है भारत के साथ बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निजी वार्ताओं में कई बार इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोनों देशों ने अभी तक उनका पूरा लाभ नहीं उठाया है। पुतिन ने कहा है कि इसी गैप को भरने और नए क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने के लिए ये मंच आयोजित किया गया है। व्यापार, निवेश, रक्षा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टरों में नई साझेदारी को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधि चर्चा कर रहे हैं। इंडिया रसिया के रिश्ते को लेकर ये बड़ा बेहद अहम माना जा रहा। वहीं दिल्ली की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं से बैठ के आयोजित करना एक स्वास्थ्य परंपरा है और विदेश नीति जैसे बड़े मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी आगंतुक विदेशी नेता से विपक्ष का न मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम सभी के दिल में भारतीय हित की सर्वोपरि होनी चाहिए। थरूर ने यह भी बताया कि विपक्ष के नेता पहले कई विदेशी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं। आखिरकार इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सवाल थरूर के मुताबिक केवल सरकार ही स्पष्ट कर सकती है। says that leader of opposition or No, I've already stated my view yesterday that in a democracy it is a healthy practice for meetings wherever possible to be arranged with the leader of the opposition as well. I think when we go to a democratic country, we should also, that is we being our government, should also be in touch with the opposition. And similarly, when they come here, if it is possible, if it is practical, we should certainly make it possible for the opposition to meet. That's what democracy is all about. You know, in foreign policy, we should be united. We have only Indian interests at heart for all of us. We all stand for India. And therefore, for the opposition not to meet a visitor, I think would be unfortunate. Now, whether there were other reasons here, I don't know. I know that the LOP has met other leaders and other foreign visitors have come, prime ministers and presidents have met him. Why this was not possible, you have to ask the government, I don't know. वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का असर लगातार बना हुआ है। AQI में थोड़ी कमी जरूर दर्ज की गई, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब स्तर पर है। नोएडा में घनी धुंध और जहरीले कणों की मौजूदगी के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही।
डॉक्टरों ने विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। हल्के सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन PM 2.5 का स्तर अभी भी सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर पर लगातार संपर्क स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। इसी बीच प्राधिकरण और प्रशासन सतर्क है। एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों व निर्माण स्थलों पर सख्त जांच अभियान जारी है। इसके बावजूद हवा में मौजूद जहरीले तत्वों का असर कम नहीं हुआ है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई और तेज करने की जरूरत महसूस की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।